यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर। ठीक है, इसके पहले हमने 2 दिन में जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के करंट बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं। दोबारा हम उस पर आएंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पर। अभी हम कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर के देख लेते हैं। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, और प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है, और बेसिक जो ट्रेडिशनल बुक्स है उसके अलावा भी न्यूज़पेपर वगैरह से भी आपको जानकारी आपको लेती रहनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो इसमें हिस्ट्री का, इसमें पूछा है औद्योगिक क्रांति ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में समाज और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस पे जो है 150 शब्दों में इसको आंसर लिखना है। अब इसको हल करने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें संक्षिप्त रूप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है इसका जो प्रभाव है समाज और अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार पड़ा है, इसकी चर्चा कर लेनी है। इसके बाद इसमें निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए हमने किस प्रकार आंसर लिखा है। आप भी कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति व्यापक परिवर्तनों की अवधि थी जिसने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के समाज और अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया था। इस अवधि में लोगों के कार्य करने, रहने, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया था। इस क्रांति से दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ नई तकनीकें, नए सामाजिक वर्गों और जीवन के नए तरीकों का उदय हुआ था। अब इसके मुख्य भाग में हम क्या लिख सकते हैं। मुख्य भाग में सबसे पहले लिखेंगे औद्योगिक क्रांति की 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई थी। ब्रिटेन में शुरू होकर तेज़ी से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अन्य हिस्सों में इसका विस्तार हुआ था। इस क्रांति से कृषि, परिवहन, संचार और विनिर्माण के क्षेत्र में बदलाव आए थे। समाज और अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक क्रांति का प्रमुख प्रभाव पड़ा जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रभाव जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पड़ा था, फैक्ट्री सिस्टम यानी फैक्ट्री प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। ठीक है, उसमें क्या लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति से यूरोप, उत्तरी अमेरिका में फैक्ट्री प्रणाली का उदय देखा गया। इससे शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ क्योंकि लोगों ने कारखानों में काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना शुरू किया था। ठीक है, इसमें एक सब पैराग्राफ चेंज करके इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इस प्रणाली में वस्तुओं के उत्पादन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ठीक है, क्योंकि मशीनों ने मानव श्रम का स्थान लिया। इससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे। एक तो हमने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बदलाव आया। दूसरा, सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से सामाजिक वर्गों का उदय हुआ था। उसमें कैसे सामाजिक वर्गों को, उसमें कैसे लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था। उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कारखानों के मालिक और पूंजीपति एक नए अभिजात वर्ग के रूप में उभरे जबकि मजदूर वर्ग के रूप में भी एक नए वर्ग का उदय हुआ था। ठीक है, फिर इसको पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिख सकते हैं कि इससे ऐसी सामाजिक आर्थिक असमानताओं को जन्म मिला था। इसमें अमीर गरीब और भी गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, ये तो सामाजिक वर्गों के उदय की बात की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से व्यापार में वृद्धि और वैश्वीकरण देखने को मिला। यानी औद्योगिक क्रांति से यूरोप, उत्तरी अमेरिका में व्यापार वृद्धि होने के साथ साथ वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। भाप के इंजन और रेलमार्ग जैसी नई तकनीकों से वस्तुओं और लोग लंबी दूरी तक गमन करना यानी आना जाना आसान हुआ। फिर इसमें पॉइंट चेंज करके लिख सकते हैं कि इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि मिली। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रगति हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, उसमें टेक्नोलॉजी के रूप में प्रगति हुई। तो तकनीकी प्रगति हेडिंग डालकर लिखेंगे औद्योगिक प्रगति से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई थी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन जैसे नए नए आविष्कारों से वस्तुओं को उत्पादन तरीकों में क्रांति आई थी। ठीक है, तकनीक में कुछ एग्जाम्पल जैसे पावर लूम, स्टीम इंजन, इन सब का एग्जाम्पल दे देंगे। इससे क्या हुआ था, तकनीक में प्रगति से इसको भी लिखेंगे। इससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा कर लेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो औद्योगिक क्रांति से यूरोप और उत्तरी अमेरिका
के क्षेत्र में पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। यानी इस दौरान कारखानों और शहरी क्षेत्रों में विकास के कारण प्रदूषण पर्यावरण में वृद्धि हुई थी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसके दीर्घकालिक परिणाम हुए। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति से जो है संपत्ति में वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसको भी एक हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से संपत्ति की मात्रा में वृद्धि होने से मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। फिर शहरीकरण में बदलाव हुआ था। उद्योगों के विकास होने के साथ अधिक श्रम की आवश्यकता हुई, जिसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों को प्रवासित हुए। इस क्रम में शहरीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस प्रवसन के कारण शहरों में भीड़ भाड़ रहने और दयनीय स्थिति उत्पन्न होने के साथ स्वास्थ्य संबंधी मानकों में गिरावट आई। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक रिवोल्यूशन से जो भी प्रभाव पड़ा, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, वही चीज़ें इसमें लिख देनी है। अब ये लाइन टू लाइन अपने ट्रेडिशनल बुक में मिलेगी नहीं, इसमें बहुत सारी बुक को जो है कंबाइन करके आप या फिर न्यूज़ को देखकर आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में बात करें, निष्कर्ष के क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति व्यापक परिवर्तनों की अवधि थी, जिसका यूरोप, उत्तरी अमेरिका के समाज अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन तरीकों में परिवर्तन आए। नए सामाजिक वर्गों के व्यापार, वैश्वीकरण, वृद्धि, तकनीकी प्रगति एवं पर्यावरणीय क्षरण के रूप में इसके विभिन्न प्रभाव देखे गए। इसके अलावा लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव होने के साथ साथ औद्योगिक क्रांति में सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति के दौर में मानव इतिहास के एक ऐसे निर्णायक चरण था जिससे हमारे जीने, कार्य करने, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आया। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें हिस्ट्री से, ये जिसमें पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान को बताते हुए चर्चा कीजिए। उनकी विचारधाराओं और रणनीतियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार आकार दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं, इसकी बात करें तो इसमें जो है, इसमें आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें पूछा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का आप इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप क्वेश्चन की आंसर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उनकी विचारधाराओं। ठीक है, उनकी विचारधाराओं और रणनीतियों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार आकार दिया। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में इसलिए लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखिए हमने जो लिखा है, इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे और अहिंसक सविनय अवज्ञा के अपने सिद्धांतों के लिए जाने गए। इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं गांधी ने वर्ष 1930 में नमक मार्च, ठीक है, सहित कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। इसमें उनके अनुयायियों ने नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए अरब सागर तक मार्च किया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप भारतीय नमक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इस संदर्भ में अधिक स्वायत्तता की भारतीयों की मांगों को मान लिया था। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में। मुख्य भाग में क्या लिख सकते हैं, मुख्य भाग में आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आकार देने वाली इनकी विचारधाराएं और रणनीतियाँ। तो इनकी विचारधारा क्या थी, अहिंसा की बात की थी। ठीक है, अहिंसा के बाद, अहिंसा जब बात करेंगे तो उसमें गांधी की अहिंसा के दर्शन उनकी राजनीतिक सामाजिक मान्यताओं के मूल में था। उनका मानना था कि हिंसा केवल अधिक हिंसा को जन्म देती है। अहिंसक प्रतिरोध समाज में बदलाव लाने का एक अधिक प्रभावी तरीका है। ठीक है, गांधी ने अहिंसक दृष्टिकोण में विश्व भर में कई अन्य नागरिकों के अधिकारों मुक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। दूसरा, उनकी विचारधारा क्या थी, सत्याग्रह। सत्याग्रह जिसका अर्थ है सत्य पर टिके रहना, अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका है जिसे गांधी जी ने विकसित किया था, जिसका भारत में स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों, दमनकारी नीतियों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, हड़ताल, बहिष्कार, अन्य अहिंसक साधनों का उपयोग किया जाना शामिल था। सत्याग्रह का उद्देश्य उत्पीड़नकर्ताओं के हृदय को परिवर्तित करना था और बल और जबरदस्ती के बजाय अंतरात्मा के संघर्ष करना था। तो ये सत्याग्रह में आप ये पॉइंट शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने असहयोग की भी बात की थी। असहयोग जो है तीसरा उनका हथियार था, यानी असहयोग एक अन्य रणनीति थी जिसका उपयोग करके गांधी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए करते थे। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं, कानूनों का बहिष्कार करने और करों का भुगतान न करने, ब्रिटिश द्वारा संचालित चुनावों में भाग न लेने का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिशों पर दबाव बनाना था। ठीक है, इसके अलावा
जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा को अपने रणनीति अपनाई थी। यानी सविनय अवज्ञा में अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था। इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों, विनियमों को तोड़ना और उन कार्यों को परिणामों को स्वीकार करना शामिल था। गांधी ने वर्ष 1930 में नमक मार्च का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने हजारों अनुयायियों ने ब्रिटिश नमक कानूनों की अवहेलना के क्रम में अपना नमक बनाने के लिए अरब सागर तक मार्च किया था। गांधी की रणनीति में सविनय अवज्ञा एक शक्तिशाली उपकरण था और इसने स्वतंत्रता आंदोलन को जन समर्थन जुटाने की सहायता की थी। इसके अलावा अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। अहिंसा, सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन, असहयोग, सविनय अवज्ञा की उनकी रणनीति, उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट करने तथा ब्रिटिशों को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। गांधी जी की विरासत आज भी विश्व भर में अन्य लोगों को न्याय स्वतंत्रता के लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं आप। अगर आपको और कोई तरीका मालूम है तो आप अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर से है। इसमें पूछा है, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस स्थापत्य शैली को आकार देने में चोल राजवंश द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब इस प्रश्न को अगर हम तोड़े, इसमें क्या क्या आप कौन कौन से पैराग्राफ में क्या क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कहाँ से चालू करें। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, द्रविड़ वास्तुकला शैली के बारे में आप बताते हुए यहाँ से इंट्रोडक्शन की यानी क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। मुख्य भाग में आप लिखेंगे, द्रविड़ वास्तुकला शैली की विशेषताओं को बताते हुए इसमें चोल राजवंश के योगदान का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली का विकास भारत के दक्षिण क्षेत्रों, मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं इसे भारत की अन्य स्थापत्य शैली से अलग करती हैं। चोल राजवंश, अगर आपको कार्यकाल याद है तो कार्यकाल भी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी भी कहीं कहीं जरूरी हो जाती है। जो चोल राजवंश जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के काफ़ी बड़े राज्य पर शासन किया था, ने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली को आकार देने, लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से हम अपना इंट्रोडक्शन लिखकर क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य भाग में क्या लिख सकते हैं। इसमें मुख्य भाग में हम लिख सकते हैं, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली की विशेषताएं। तो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की शैली की विशेषताएं, विमान, मंडप, शिखर, गोपुरम, गोष्ठम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जो है लिख देंगे। ठीक है, यानी विमान की क्या विशेषता है, मंडप, शिखर, गोपुरम और गोष्ठम की क्या विशेषता है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें लिख देंगे। आप यहाँ से जो है इसको देख लीजिए। इसके बाद इसके नीचे अगर आपको फिगर बनाना है तो आप चित्र भी बना सकते हैं। देखिए, मंदिर वास्तुकला की 3 प्रकार की शैली भारत में पाई जाती है, नागर, ठीक है, द्रविड़, ठीक है, बेसर शैली, इन दोनों शैली का मिश्रण है। तो हमको जो है द्रविड़ शैली के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो है 2D डायमेंशन चित्र बनाना है। तो आपको जो है शिखर बना देना है। ठीक है, आपको शिखर बना देना है। शिखर में कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, तो आपको शिखर बना देना। शिखर में देखिए इस तरह बना देना है। ठीक है, तो ये शिखर हो जाएगा। ठीक है, ये विमान हो जाएगा। इसके बीच में जो है गर्भगृह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्भगृह लिख दीजिएगा, ये विमान लिख दीजिएगा, यहाँ पर शिखर। ठीक है, और ये हो जाएगा मंडप। तो ये ऐसे चित्र आप बना सकते हैं छोटा सा। ठीक है, अब इसमें द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के आकार देने वाले चोल राजवंश की भूमिका के बारे में क्या लिखेंगे। सबसे पहले चोल राजवंश ने संरक्षण और निर्माण हेडिंग डालेंगे। चोल राजवंश ने कई भव्य मंदिरों का संरक्षण देने के साथ इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार राजवंश ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास और प्रसार में योगदान दिया था। चोल राजवंश के शासकों ने विशेष रूप से राजराज चोल प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों को राजेंद्र चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर और गंगई चोरपुरम मंदिर जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था, दूसरा में आप हेडिंग डालेंगे, वास्तुकला शैली में नवाचार लाना। यानी चोल राजवंश में वास्तुकला शैली में संबंधित कई नवाचारों को अपनाया जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की पहचान बन गए। उन्होंने बड़ी और अधिक विस्तृत संरचनाओं को शुरू करके विमान की अवधारणा का विस्तार किया था। राजराज चोल प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर ने चोल राजवंश की वास्तुकला शैली की प्रतिभा का परिचायक है। एकास्म ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित इसका विशाल विमान अपने समय की महत्वपूर्ण विनिर्माण उपलब्धियों में से एक है। दूसरा जो है मूर्तिकला पर बल देना। ठीक है,
चोल कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने द्रविड़ मंदिरों में जटिल मूर्तियों और नक्काशियों के प्रसार पर बल दिया। उन्होंने अपने मंदिरों के विभिन्न देवी देवताओं के पौराणिक दृश्यों के संबंधित चित्रण को प्रोत्साहित किया। चोल मंदिरों से संबंधित मूर्ति जैसे नटराज से असाधारण कलात्मक भक्ति का भाव प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार चोल राजवंश की भूमिका के बारे में हम लिख सकते हैं। लास्ट लिखेंगे मंदिर प्रशासन और अनुष्ठान के बारे में। चोल राजवंश ने एक सुव्यवस्थित मंदिर प्रशासन प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने द्रविड़ मंदिरों के जुड़ी स्थापत्य और संस्कृत परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार चोल राजवंश की भूमिका, ठीक है, मंदिर निर्माण शैली यानी द्रविड़ शैली की जो मंदिर विशेषता है उसको आपने दर्शा दिया। अब निष्कर्ष में क्या लिखते हैं? निष्कर्ष में लिखते हैं द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली विमान, मंडप, गोपुरम, जटिल नक्काशी, मूर्तियों के रूप में प्रमुख विशेषताएं हैं। चोल राजवंश ने मंदिरों के संरक्षण, भव्य मंदिर निर्माण, स्थापत्य शैली में नवाचार, मूर्ति कला को प्रोत्साहन देने एक व्यवस्थित मंदिर प्रशासन की स्थापना के माध्यम से इस वास्तुकला शैली को प्रभावित किया। इस वंश ने योगदान ने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के आकार देने तथा लोकप्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार अपना आंसर लिख सकते हैं आप। इसको अगर आपके पास कोई और मैटर है या कोई और आइडिया है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में देखिए लिखा है, क्वेश्चन 4 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति तिलक और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के समानताओं और विभिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। 250 वर्ड में लिखना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तिलक और गांधी के दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाएंगे, फिर दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में समानता विभिन्नताओं पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। अब इसको हमने कैसे लिखा? इसमें देखिए इंट्रोडक्शन लिखा है, तिलक और गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत के स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनके दृष्टिकोण में समानता होने के साथ इन तरीकों की मुख्य विचारधाराओं में भी भिन्नताएं थी। मुख्य भाग में देखेंगे तो समानताएं क्या थी, ठीक है। समानताओं में आपको तिलक और गांधी के जो समानताएं स्वशासन को महत्व को समझने के, ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद मुक्त कराने, तो ठीक है, ऐसे पॉइंटों को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। विभिन्नताओं में एक विभिन्नता आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। दोनों के विचारधारा में जो विभिन्नता थी उनको आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष में लिखेंगे फिर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन भारत को स्वतंत्रता दिलाने को साझा लक्ष्य था, लेकिन इनके दृष्टिकोण अलग थे। तिलक उग्रवादी राष्ट्रवाद के पक्षधर थे, लेकिन गांधी अहिंसक प्रतिरोध को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्रता के अधिक व्यापक धारणा पर बल दिया था। दोनों ही नेताओं ने भारतीय लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अंततः भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी योगदान दिया था। तो इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। इसमें विभिन्नताएं हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो 4 क्वेश्चन का टारगेट था वो पूरा हुआ। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस बार नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।